हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने रूसो के सामाजिक समझौते का अध्ययन किया था, जिसके द्वारा रूसो राज्य और समाज की उत्पत्ति करता है। तो आइए इसी क्रम में हम रूसो की सामान्य इच्छा का अध्ययन करते हैं। रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सामान्य इच्छा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सामाजिक समझौता सामान्य इच्छा के आधार पर ही होता है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के लिए रूसो की अमर देन है। अर्थात रूसो का जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो राजनीतिक चिंतन के लिए रूसो की अमर देन है। अर्थात यह राजनीतिक चिंतन के लिए एक अमर देन है। कुछ विचारकों के मतानुसार तो यह जनतंत्रवाद की आधारशिला है। अर्थात कुछ विचारकों ने तो रूसो की सामान्य इच्छा को जनतंत्रवाद की आधारशिला कहा है, अर्थात लोकतंत्र के प्रारंभ की आधारशिला कहा है। कांट, हीगल, ग्रीन, बोसाके आदि दार्शनिकों का विचारवाद भी इसी पर आधारित है। अर्थात कांट, हीगल, ग्रीन, बोसाके आदि दार्शनिकों का जो विचारधारा है वो रूसो की सामान्य इच्छा पर ही आधारित है। लेकिन जहां जनतंत्र के समर्थकों ने मुक्त हृदय से स्वागत किया है, वहीं निरंकुश शासकों ने इसका दामन पकड़कर जनता पर मनमाने अत्याचार किए हैं। इस प्रकार रूसो की सामान्य इच्छा का जनतंत्र के समर्थकों ने खुला स्वागत किया है, जबकि निरंकुश शासकों ने इसका दामन पकड़कर जनता पर मनमाने अत्याचार भी ढाए हैं। शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादास्पद रहा है जितना कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत विवादास्पद रहा है जितना कि कोई भी अन्य राजनीतिक सिद्धांत इतना विवादास्पद नहीं रहा। रूसो की सामान्य इच्छा को समझने के लिए सबसे पहले हमें इच्छा के स्वरूप को समझना चाहिए। अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि इच्छा होती क्या है। अर्थात हमें इच्छा के स्वरूप को समझना चाहिए। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की प्रमुख दो इच्छाएं होती हैं। रूसो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की दो इच्छाएं होती हैं। अर्थात इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली इच्छा है यथार्थ इच्छा और दूसरी इच्छा आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा में रूसो व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा को लेता है, जिसमें व्यक्ति के स्वार्थ की बात की जाती है। अर्थात व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करता है। और दूसरी जो आदर्श इच्छा होती है, उस आदर्श इच्छा में व्यक्ति परमार्थ और संपूर्ण जनता के कल्याण की बात करता है, अर्थात संपूर्ण जनता के हित की बात करता है। ऐसी इच्छा को आदर्श इच्छा कहता है। पहली इच्छा रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा। यथार्थ इच्छा वह इच्छा है जो स्वार्थगत अर्थात स्वार्थपूर्ण होती है, संकीर्ण होती है। सिर्फ व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, दूसरे बारे में विचार भी नहीं करता, एवं परिवर्तनशील होती है। अर्थात व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा सदैव परिवर्तनशील होती है। कभी रसगुल्ले खाने की होती है तो कभी जलेबी, कभी पानी पूरी खाने की होती है तो कभी और। रास्ते में चलते कुछ भी देखता है उसको प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा परिवर्तनशील होती है। जब मनुष्य केवल अपने लिए ही सोचता है, अर्थात रूसो कहता है जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है कि ये चीज़ मेरे लिए होनी चाहिए थी, मुझे इसको प्राप्त करना चाहिए, तो तब वह यथार्थ इच्छा के वशीभूत होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यथार्थ इच्छा के वशीभूत होता है। रूसो के अनुसार मनुष्य की यह भावना प्रधान इच्छा होती है। अर्थात ऐसी इच्छा में व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहता है। अर्थात यह इच्छा भावना प्रधान इच्छा होती है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य विवेकहीनता से कार्य करता है। अर्थात जब व्यक्ति संकीर्ण और स्वार्थी इच्छा के वशीभूत हो जाता है तो वह विवेकहीनता से कार्य करने लगता है। वह सर्वसाधारण के हित की कल्पना नहीं करता। अर्थात व्यक्ति में जब यथार्थ इच्छा के वशीभूत होता है तो वह सर्वसाधारण या दूसरों के हित की बात नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है। केवल अपने स्वार्थ की सोचता है कि मुझे ये प्राप्त कर लेना चाहिए, ये चीज़ मेरी होनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति की यह क्रांतिकारी इच्छा होती है। अर्थात रूसो कहता है कि व्यक्ति की यथार्थ इच्छा
क्रांतिकारी इच्छा होती है और इनमें व्यक्ति का दृष्टिकोण संकीर्ण होता है। अर्थात यथार्थ इच्छा में व्यक्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल संकीर्ण होता है, अपने बारे में सोचता है, वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही अपने कार्य करता है। रूसो की दूसरी इच्छा है आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा के विपरीत आदर्श इच्छा वह इच्छा है जो विवेक, ज्ञान एवं सामाजिक हित पर आधारित होती है। अर्थात व्यक्ति की आदर्श इच्छा वह इच्छा होती है जो व्यक्ति के विवेक, ज्ञान, सामाजिक हित पर आधारित होती है। रूसो के अनुसार यही एकमात्र श्रेष्ठ इच्छा है। अर्थात रूसो आदर्श इच्छा को ही श्रेष्ठ इच्छा मानता है तथा स्वतंत्रता की द्योतक मानता है। अर्थात रूसो आदर्श इच्छा को ही स्वतंत्रता की द्योतक मानता है। यह व्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा है जो स्वार्थहीन, कल्याणकारी एवं सुसंस्कृत होती है। अर्थात आदर्श इच्छा स्वार्थहीन होती है, इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, इसमें परमार्थ के कार्य किए जाते हैं। कल्याणकारी एवं सुसंस्कृत होती है, अर्थात दूसरों के कल्याण की बात इसमें की जाती है। यह इच्छा व्यक्ति में स्थायी रूप से निवास करती है। अर्थात आदर्श इच्छा व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से निवास करती है। इसके द्वारा व्यक्ति सार्वजनिक हित का चिंतन करते हुए स्वार्थ को निम्न स्थान देता है। अर्थात आदर्श इच्छा में व्यक्ति सार्वजनिक हित का चिंतन करता है और सार्वजनिक हित का चिंतन करते हुए स्वार्थ को निम्न स्थान देता है, अर्थात अपने स्वार्थ को तुच्छ समझता है। मनुष्य की इस इच्छा का अभिव्यक्तिकरण व्यक्ति और समाज के मध्य होता है। अर्थात व्यक्ति की आदर्श इच्छा का अभिव्यक्तिकरण व्यक्ति और समाज के मध्य होता है। इसमें केवल व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, सर्व समाज के बारे में सोचता है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा व्यक्ति के निम्न स्व पर आधारित होती है। अर्थात यथार्थ इच्छा व्यक्ति के निम्न स्व पर आधारित होती है तथा आदर्श इच्छा उसके श्रेष्ठ स्व पर आधारित होती है, अर्थात वह श्रेष्ठता के बारे में सोचता है। यथार्थ और आदर्श इच्छा का अंतर एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। रूसो आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करता है। मान लीजिए एक प्रशासकीय अधिकारी को कोई व्यक्ति रिश्वत देकर अवैध कार्य करवाना चाहता है। अर्थात ये परंपरा चलती रहती है, आज भी चल रही है। यदि धन के लोभ में वह अधिकारी उस व्यक्ति का कार्य करने के लिए तैयार हो जाए, अगर प्रशासकीय अधिकारी धन के लोभ में उस व्यक्ति का कार्य करने के लिए वह तैयार हो जाए तो यह उसकी यथार्थ इच्छा है। अर्थात धन के लालच में आकर अगर वो प्रशासकीय अधिकारी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह यह इच्छा उसकी यथार्थ इच्छा है। किंतु यदि अधिकारी रिश्वत न ले तो यह उसकी आदर्श इच्छा है। अगर प्रशासकीय अधिकारी रिश्वत नहीं लेता है तो वह उसकी आदर्श इच्छा होती है। रूसो ने सामान्य इच्छा समस्त नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ इच्छाओं के योग को माना है। अर्थात रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा वह इच्छा होती है जिसमें समस्त नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ इच्छाओं के योग के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं के योग से बनती है। अर्थात परमार्थ की इच्छाएं सर्व कल्याण की करने की इच्छाओं के योग से बनती है तथा सर्व कल्याण से जुड़ी इच्छाओं के योग को सामान्य इच्छा कहा जा सकता है। अर्थात सभी व्यक्तियों की वह इच्छा जिसमें अधिक से अधिक लोगों का कल्याण है या सर्व कल्याण की भावना है तो उस इच्छा को भी हम सामान्य इच्छा कह सकते हैं। सर्व कल्याण की इच्छा एक व्यक्ति की भी हो सकती है। अर्थात सर्व कल्याण की इच्छा एक व्यक्ति की भी हो सकती है, आदर्श इच्छा भी एक व्यक्ति की हो सकती है और अनेक व्यक्तियों की भी इच्छा आदर्श इच्छा हो सकती है, सामान्य इच्छा हो सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं कि अनेक व्यक्तियों की इच्छा ही सामान्य इच्छा होगी, एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है। सामान्य इच्छा का निर्माण। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया सर्वसाधारण की इच्छा से होती है। अर्थात सामान्य इच्छा का निर्माण सर्वसाधारण की इच्छा से होता है। व्यक्ति समस्याओं को प्रथम अपने दृष्टिकोण से देखता है। रूसो को मानना है कि समाज के सम्मुख आने वाली समस्याओं को व्यक्ति प्रथम अपने दृष्टिकोण से देखता है, जिसमें
उसकी यथार्थ एवं आदर्श दोनों इच्छाएं शामिल रहती हैं। अर्थात जब व्यक्ति किसी समस्या का अध्ययन करता है तो उसमें उस व्यक्ति की यथार्थ एवं आदर्श दोनों इच्छाएं शामिल रहती हैं, क्योंकि हर समस्या का अध्ययन व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से करता है। किंतु राजनीतिक चेतना वाला व्यक्ति अपने विवेक के प्रकाश में इन इच्छाओं का अशुद्ध और अनैतिक भाग को समाप्त कर देता है। इस प्रकार क्योंकि इच्छा में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छाएं दोनों होती हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना वाला व्यक्ति अपने विवेक के प्रकाश में या अपने विवेक से इन इच्छाओं का अशुद्ध रूप और अनैतिक भाग को समाप्त कर देता है और तब केवल आदर्श इच्छा ही बची रहती है। जब इच्छा का अशुद्ध रूप नष्ट हो जाता है तो केवल आदर्श इच्छा शेष रहती है। इस प्रकार रूसो कहता है कि कुछ व्यक्तियों की यथार्थ इच्छाएं मिल जाती हैं और कुछ व्यक्तियों की आदर्श इच्छाएं। अगर अधिक व्यक्तियों की आदर्श इच्छा ज़्यादा प्रभावशाली होती है तो लोगों की जो यथार्थ इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार आपस में व्यक्तियों की यथार्थ इच्छाएं टकरा करके एक दूसरे की यथार्थ इच्छा को समाप्त कर देती हैं। शेष सभी की आदर्श इच्छाएं मिलकर के एक सामान्य इच्छा का निर्माण कर देती हैं और आदर्श इच्छा ही बची रहती हैं। इन इच्छाओं का ऐसा शुद्ध समन्वय ही सामान्य इच्छा बन जाती है। अर्थात इच्छाओं का जो सामान्य शुद्ध रूप होता है वो संयुक्त होकर के सामान्य इच्छा बन जाती है। सामान्य इच्छा के निर्णय आदर्श होते हैं। अर्थात सामान्य इच्छा के जो निर्णय हैं वो आदर्श होते हैं जिनका पालन सभी व्यक्ति करते हैं, और जो निर्णय आदर्श रूप में होते हैं उनकी पालना सभी व्यक्ति करते हैं, क्योंकि उनमें सभी की इच्छाएं सम्मिलित हैं। सार्वभौमिकता का प्रतिनिधित्व सामान्य इच्छा ही करती है। अर्थात सार्वभौमिकता का प्रतिनिधित्व सामान्य इच्छा ही करती है, क्योंकि सामान्य इच्छा में सभी की इच्छाओं का योग विद्यमान है। सामान्य इच्छा सबके कल्याण में कार्य करती है और सामान्य इच्छा में सबका कल्याण निहित होता है, वह सबके कल्याण के लिए कार्य करती है। सामान्य इच्छा और जनमत में अंतर। रूसो ने सामान्य इच्छा और जनमत में अंतर स्पष्ट किया है। सामान्य इच्छा में सामान्य हित पर बल दिया जाता है। अर्थात रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा में सामान्य हित पर या सर्व कल्याण की बात की जाती है या सभी के कल्याण के हित पर जोर दिया जाता है, जबकि जनमत में संख्या बल पर जोर दिया जाता है। जनमत में ये देखा जाता है कि कितनी संख्या या कितनी जनता किस विषय पर समर्थन दे रही है। सामान्य इच्छा एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की इच्छा पर भी हो सकती है। अर्थात सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है और कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है, किंतु जनमत का आधार यह है कि किस विषय पर जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। अर्थात जनमत का अर्थ ये होता है कि कौन से विषय पर जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। सामान्य इच्छा तथा समस्त की इच्छा में भी रूसो ने अंतर स्पष्ट किया है कि सामान्य इच्छा और सभी की इच्छा में भी अंतर होता है। सामान्य इच्छा सर्व कल्याण पर आधारित होती है, अर्थात उसमें सभी का कल्याण निहित होता है, जबकि समस्त की इच्छा कल्याणकारी हो जरूरी नहीं, क्योंकि सबकी इच्छा सबका कल्याण करने वाली हो यह आवश्यक नहीं होता, क्योंकि सब लोग अपना स्वार्थ देखते हैं और अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते वे सिर्फ अपना हित चाहते हैं। जैसे समस्त की इच्छा में कई बार अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो जाती है, जिनकी संख्या कम होती है उनके साथ अन्याय हो जाते हैं। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। रूसो की सामान्य की इच्छा की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली है अखंडता। रूसो की सामान्य इच्छा अखंड होती है, अर्थात उसमें एकता पाई जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं किया जा सकता। अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा अखंड होती है, उसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं किया जा सकता। दूसरी विशेषता है संप्रभुता, अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा संप्रभु सर्वोच्च होती है, उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति व कोई संस्था सामान्य इच्छा से ऊपर नहीं होती है, क्योंकि सामान्य इच्छा में सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का योग होता है। इस प्रकार सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है। तीसरी विशेषता है अद्वैता,
अद्वैतता से अभिप्राय है कि किसी को प्रदान नहीं की जा सकती या किसी दूसरे को स्थानांतरित नहीं की जा सकती। इस प्रकार सामान्य इच्छा अद्वैत होती है तथा उसे किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं की जा सकती, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकती। 4 नंबर की विशेषता है अप्रतिनिधित्व, अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा में अप्रतिनिधित्व का गुण पाया जाता है कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रतिनिधियों के माध्यम से सामान्य इच्छा को व्यक्त या प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूसो प्रतिनिधित्व शासन का समर्थन नहीं करता, वह सिर्फ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है, इसलिए वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है। इस प्रकार सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त नहीं की जा सकती, अतः सामान्य इच्छा में अप्रतिनिधित्व का गुण पाया जाता है। 5वीं विशेषता है स्थायी, अर्थात सामान्य इच्छा स्थायी होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अपरिवर्तित रहती है, अर्थात सामान्य इच्छा स्थायी होती है। 6ठी विशेषता है लोक कल्याणकारी, अर्थात रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा लोक कल्याणकारी है क्योंकि सभी के कल्याण में ही सामान्य इच्छा निहित होती है और सामान्य इच्छा का मुख्य उद्देश्य होता है सबका कल्याण, अर्थात ऐसी इच्छा जिसमें सभी के कल्याण की बात कही गई हो, उसी इच्छा को सामान्य इच्छा कहा जाता है, अतः सामान्य इच्छा लोक कल्याणकारी होती है। 7वीं विशेषता है निरंकुश, अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा निरंकुश होती है क्योंकि सामान्य इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि सामान्य इच्छा में उस व्यक्ति की इच्छा का भी एक भाग होता है, इसलिए वह सामान्य इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। अतः सामान्य इच्छा सर्वोच्च और निरंकुश होती है, उस पर न तो बाह्य और न ही आंतरिक किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, अतः सामान्य इच्छा पूर्ण रूप से निरंकुश होती है। 8वीं विशेषता है औचित्य, अर्थात रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा औचित्यपूर्ण होती है क्योंकि सामान्य इच्छा सदैव शुभ, उचित व कल्याणकारी होती है, अर्थात सामान्य इच्छा में सबके शुभ या सबके अच्छे की बात की गई है तथा जो सभी के लिए उचित बताया गया है उसी को अपनाया जाता है तथा सामान्य इच्छा सभी का कल्याण करने वाली होती है। कुछ विचारकों ने रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना की है, जो इस प्रकार है कि सामान्य इच्छा की आलोचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली आलोचना की गई है कि रूसो की सामान्य इच्छा अस्पष्ट है, अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा को अस्पष्ट बताया गया है। कई बार सभी की आदर्श इच्छाओं के योग को सामान्य इच्छा कहा गया है तथा कहीं कहता है कि सामान्य इच्छा सबकी इच्छा नहीं हो सकती। इस प्रकार रूसो की सामान्य इच्छा अस्पष्ट है, इसमें अंतर नहीं होता कि सामान्य इच्छा सबकी इच्छा नहीं है, जबकि सामान्य इच्छा का अर्थ बताया गया है कि वह सबकी आदर्श इच्छाओं का योग होती है, अतः दोनों में अंतर पाया जाता है। दूसरी आलोचना है सार्वजनिक हित को जानना कठिन, अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा के द्वारा सार्वजनिक हित को जानना कठिन है। रूसो अपनी सामान्य इच्छा में कहता है कि सामान्य इच्छा सभी का कल्याण करने वाली होती है, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे केवल सभी का कल्याण हो, अतः यह पहचान करना भी कठिन है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा या मेरी यह इच्छा है जो सबकी इच्छा हो सकती है, कि एक की इच्छा सबकी इच्छा हो ये जरूरी नहीं है। अतः सामान्य इच्छा का सबसे बड़ी आलोचना है कि सार्वजनिक हित को जानना कठिन है, जबकि रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा का उद्देश्य है कि सबके हितों की रक्षा करना, सबका कल्याण करना। तीसरी आलोचना है इच्छा का विभाजन संभव नहीं। रूसो ने व्यक्ति की इच्छा, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा, दो इच्छाओं में अंतर किया है, जबकि व्यक्ति की इच्छा में ये विभाजन की रेखा खींचना एक कृत्रिम कार्य है, जब क्योंकि इच्छा का विभाजन संभव नहीं है। कब इच्छा किस समय बदल जाए इसकी जानकारी व्यक्ति को स्वयं नहीं होती। इस प्रकार सामान्य इच्छा या के माध्यम से इच्छा का विभाजन नहीं किया जा सकता। कौन सी इच्छा यथार्थ है, कौन सी इच्छा आदर्श, इसका अंदाज़ा लगाना व्यक्ति के लिए मुश्किल है। इस प्रकार इच्छा का विभाजन संभव नहीं है। अगली आलोचना है कि रूसो की सामान्य इच्छा भयावह है क्योंकि डरावनी है, क्योंकि इस सामान्य इच्छा
के द्वारा बताया गया है कि रूसो की सामान्य इच्छा भयावह है। यह एक ओर तो निरंकुशता की और दूसरी ओर क्रांति के औचित्य को सिद्ध करता है। अर्थात एक ओर निरंकुशता की स्थापना करती है और दूसरी ओर क्रांति के औचित्य को सिद्ध करती है। अतः रूसो की सामान्य इच्छा पूर्ण रूप से भयावह है, डरावनी है।